तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर जाकर इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है तब उसके मोशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर नहीं ले गए और फिर हमें प्रोजेक्ट करना है तो किसी ऑब्लिक एंगल पर हमें प्रोजेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट को। इनिशियली कुछ ऑब्लिक एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक मतलब हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं करेंगे, 0 से 90 के बीच में किसी एंगल पर थ्रो किया जाएगा। तो सपोज़ ये हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, यानी कि एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर ले लेते हैं पॉजिटिव वाई, और ये ओरिजिन जहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उस जगह पर ओरिजिन मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये कहलाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो सपोज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए u इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। तो इस वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट्स किए जाएं, यानी किन वेलोसिटी से मिलकर ये वेलोसिटी वेक्टर बना है, अगर ये देखा जाए तो इधर एक कंपोनेंट आएगा x डायरेक्शन में ux, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा uy। अगर u के टर्म्स में लिखें और थीटा के टर्म्स में तो ux हो जाता है u cos थीटा, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। रेजोल्यूशन का मतलब, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर किन वेक्टर से मिलकर बना है ये पता लगाना। तो u वेक्टर ux वेक्टर और uy वेक्टर से मिलकर बना है। तो ये जो u cos थीटा है ये ux वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, ज़रूरत नहीं है अभी। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, यहाँ दिखाई दे रहा है ux का। इसी तरह uy का डायरेक्शन है पॉजिटिव y, ठीक है। और uy का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे u और थीटा के टर्म्स में तो आ जाएगा u साइन थीटा। तो दो वेलोसिटीज़ हमें मिल गई ux और uy। इसके आगे की बात अगर करें तो सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछली बार डिस्कस किया गया था। बस हमें क्या याद रखना है कि x डायरेक्शन की मोशन को अलग ट्रीट करना है, y डायरेक्शन की मोशन को अलग ट्रीट करना है, और फिर सारा काम आसान हो जाएगा। सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके ये पूरा काम हमारा हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux वेलोसिटी के कंपोनेंट ux की वजह से चलेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट uy की वजह से चलेगा, यानी कि दोनों तरह की मोशन होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल ऐसे बढ़ता रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी uy है, तो अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर करें, सपोज़ यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं uy वेलोसिटी से जा रहा है। तो वर्टिकल मोशन के लिए हमें पता है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट जब टॉप पर पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी uy थी, यहाँ पर हम vy ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। जैसा हमारा 9 क्लास से कन्वेंशन चला आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v, वैसे ही हमने यहाँ ले लिया। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी यहाँ पहुँचकर हो जाएगी 0, और फिर ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज है uy से, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा घटती चली जाएगी वेलोसिटी, टॉप पे जाके 0 हो जाएगी, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा और फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बॉटम से टॉप तक जाता है विद वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर टॉप से बॉटम की तरफ आता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो वर्टिकल मोशन में तो ऐसा होगा, बॉटम से टॉप जाएगा, टॉप से बॉटम आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है, वो शुरू से लेकर अंत तक ux ही रहेगी, यानी u cos थीटा ही रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन वर्टिकल में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अगर दोनों मोशन को हम कंबाइन कर दें तो क्या पता चलेगा, आगे बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, यानी ऐसे जाएगा, देखो आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का मोशन होगा। ठीक है, आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, लेकिन आगे बढ़ना इसका कंटिन्यू रहेगा, बट ऊपर जाते हुए टॉप पर जब पहुंच गया, यानी जहां तक जा सकता था वहां पहुंचकर वेलोसिटी हो गई 0, तो अब और ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट इस तरह से नीचे आएगा, लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पाथ इस प्रोजेक्टाइल का होगा। ये इसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को A लिख लेते हैं और यहाँ B लिख लेते हैं। तो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन को अलग अलग देखें तो हॉरिजॉन्टल मोशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, O से लेकर Q तक। वर्टिकल मोशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, B से लेकर A तक और फिर A से B तक। ठीक है, इधर वाला जो एक हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है, जब तक ये वाला पार्ट हुआ इसमें वर्टिकल मोशन कैसे हुआ, B से A तक, बॉटम से लेकर टॉप तक ऑब्जेक्ट पहुंचा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। और फिर उसके बाद सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो इधर वाला हाफ है उसमें क्या हुआ, आगे बढ़ना तो कंटिन्यू रहेगा ही, सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो क्या होगा, A से वापस B तक आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरह की मोशन का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे या मोशन इन प्लेन का ये एक एग्जाम्पल होगा। बाकी सारा काम जैसा हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किया था वो यहाँ भी करना है। क्या क्या किया था हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ पाथ, प्रोजेक्टाइल का जो ये पाथ है इसकी इक्वेशन, या कोई कहे कि प्रूव करो कि ये पाथ किस तरह का शेप होगा, तो वो इक्वेशन डिराइव करके ही हमें पता चल सकता है। तो इक्वेशन डिराइव करने का मतलब क्या होता है, ये हमने x और y जो रेफरेंस फ्रेम में x और y एक्सिस लिए हैं, इनमें पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल कुछ भी कह लो, मान लो यहाँ पर है किसी जनरल पोजीशन P पर हमने ले लिया, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, पार्टिकल की उस इंस्टेंट पर पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स पोजीशन को बताते हैं। तो यहाँ P पॉइंट पर है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, मान लो O से P तक पहुँचने में इसको टाइम लगता है t, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोजेक्शन के बाद, यानी t = 0 पर प्रोजेक्शन मान लो किया गया, तो प्रोजेक्शन के t टाइम के बाद पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y हुआ है। ठीक है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux थी, एक्सेलरेशन ax 0 था क्योंकि इधर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy थी और एक्सेलरेशन ay था, यानी उसका मैग्नीट्यूड g था। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल किधर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल की पोजीशन है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट हो रही है, तो एक्स और वाई का आपस में जो रिलेशन होगा वही पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ कहलाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई का हमें रिलेशन पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे कल बात की थी पिछले क्लास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एक्स और वाई यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात है कि दोनों एक साथ होते हैं। एक साथ का मतलब सेम टाइम में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में टाइम सेम होगा। ठीक है, तो उससे एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, फिर उनमें टाइम को हम, क्योंकि टाइम कॉमन क्वांटिटी है, उसको एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स और वाई का हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हम अलग अलग निकालते हैं टाइम के टर्म्स में। इस पार्ट को भी साफ़ कर देते हैं, बाद में ज़रूरत होगी तो बना लिया जाएगा।
तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए हमें अलग अलग लिखना है। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी अगर हम लिखें तो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है x। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था नहीं, ठीक है, टाइम यही t है, टाइम इज t। और इनिशियल वेलोसिटी ux, तो वो ux ही है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। x हमने लिख दिया है सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि जिससे पता चले कि x डायरेक्शन के लिए है। टाइम में x नहीं लिखना है क्योंकि टाइम डायमेंशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है कि तुम किस तरफ जा रहे हो तो टाइम अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, वैसा टाइम में नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x ज़ीरो है। अब यहाँ पर यू एक्स की वैल्यू अगर देखें, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये थी u cos थीटा इंटू टी, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर वे में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, बाद में काम आएगी। cos थीटा u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी एक्स की वैल्यू आई है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए y यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया जाए। इन वर्टिकल डायरेक्शन टाइम कितना था, सेम टाइम था t, डिस्प्लेसमेंट कितना था, y था, देखो p पॉइंट पे t टाइम पे y डिस्प्लेसमेंट था। एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने y एक्सिस को किस तरफ यानी डिस्प्लेसमेंट को किस तरफ पॉजिटिव लिया था। तो अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमेशा नीचे की तरफ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमने पॉजिटिव लिया है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो -g होगा। यू वाई कितना था, यू वाई वो रहा u sin थीटा। अब इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट डू वी गेट, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। ये y तो सब्सक्रिप्ट है बताने के लिए कि y डायरेक्शन वाली वैल्यूज़ यहाँ लेनी है। तो एस वाई इज़ वाई, यू वाई इज़ यू साइन थीटा इंटू टी 1/2, ए वाई की वैल्यू है -g टी स्क्वायर। तो y आ जाएगा हमारा u साइन थीटा इंटू टी -1/2 g टी स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई ये वाली, और ये हमारे पास थी x की वैल्यू। तो x और y दोनों हमने निकाल लिए। x y क्या चीज़ हैं, ये किसी जनरल पोजीशन पर t टाइम के बाद, प्रोजेक्शन से t टाइम के बाद में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्रोजेक्टाइल का, उसकी वैल्यूज हमने निकाल ली। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो इनका अगर हम रिलेशन निकाल लें x और y का रिलेशन, वही इक्वेशन जो आएगी वही कहलाएगी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो x t का रिलेटिव है और y भी t का रिलेटिव है, तो x और y भी आपस में रिलेटिव होंगे। तो उनका रिलेशन क्या है ये जानने के लिए t को यहाँ से x t के साथ जुड़ा है और y t के साथ जुड़ा है, तो t को हटा दो तो x और y पता चल जाएंगे क्या है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, x/u cos थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लो तो पता चल जाएगा। तो u साइन थीटा, t की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो y कितना आ जाएगा,
कितना था u साइन थीटा इंटू टी, तो u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, u कॉस थीटा, ये t की वैल्यू आ गई 1/2 g टी स्क्वायर, तो ये हमारा t था, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, u डिवाइड हो जाएगा x साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हमने एक साथ लिख लिया और एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आ गई है, यही इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशन इसमें पता चल रहा है, टी इसमें नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, यू है, थीटा है, यू क्या चीज़ था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या चीज़ था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये तो t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यूज़ थी वही वैल्यूज़ यहाँ लेनी है, मतलब ये तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल यहाँ पर दो ही हैं, सिर्फ x है और y है, दो वेरिएबल हैं। x की मैक्सिमम पावर है 2, y की मैक्सिमम पावर है 1। तो जैसे कल डिस्कस हुआ था, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि इस इक्वेशन से ये हमें पता चल जाता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होगा। तो कहने का मतलब है कि तुमसे यही इक्वेशन पूछा जा रहा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है, ऐसा प्रूव करो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट भी कहा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करो। तो यही काम करना है दोनों केस में। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसमें डिफरेंट x की वैल्यू डालकर हम डिफरेंट y की वैल्यू पता कर सकते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो अगर हमें पता हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यू नो u एंड थीटा, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक काम हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट है ये जानने में कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा। हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, किसी एंगल पर फेंका, तो कितना ऊंचा जाएगा, हाउ मच हाइट द प्रोजेक्टाइल कैन अटेन, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये हम डायग्राम को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर से, इधर प्लस एक्स, तो ये है हमारा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। दो तरह से मोशन हो रही, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा, वर्टिकल भी हो रहा, तो हम सिर्फ वर्टिकल वाले को यूज़ कर लें तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी, क्या? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे पता चलेगी? तो इस पॉइंट को हमने लिखा था B और इसको लिखा था A, सिर्फ वर्टिकल की बात हो रही है। तो मोशन कैसे होती है? B से A की तरफ जाता है ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ टॉप पर पहुंचकर वेलोसिटी हो जाती है 0। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी यू वाई कितनी थी? u साइन थीटा, u साइन थीटा। तो इसको यूज़ करके हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को हाइट कहते हैं। तो यानी कि B से A तक जाने में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वही हमें पता लगाना है। ठीक है, तो एस वाई पता लगाना है, यू वाई पता है, वी वाई पता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या गया? उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा मतलब वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, तो एक्सेलरेशन भी पता है। तो u मालूम है, v मालूम है, वी वाई 0 है, एक्सेलरेशन भी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो यहाँ से पहचान लो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन यूज़ करके एस वाई की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एस वाई यानी मैक्सिमम हाइट है, उसको मान लेते हैं एच है। तो एच की वैल्यू हमें पता लगानी है कितनी होगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ करेंगे और
एच यानी कि एस वाई की वैल्यू पता लगा लेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन है। वैल्यूज़ लिख देते हैं, 0 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी, माइनस 2g और एस वाई को हमने h मान लिया, h की वैल्यू ही हमें चाहिए। तो यहाँ से बहुत आसानी से रीअरेंज करके h इक्वल टू आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, इसके बाद तो वापस आने लगेगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट भी आ गई। अब ये पता कर लें कि कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी u और थीटा पर डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ देखो h की वैल्यू किन बातों पर डिपेंड कर रही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या था, यानी u उस पर डिपेंड करती है, और थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करती है कि कितनी हाइट पर जाएगा। डिफरेंट एंगल पर फेंकने से डिफरेंट हाइट होगी, वो हम कुछ एग्जाम्पल्स में उसको समझेंगे उस बात को। अभी इतना थ्योरी में समझ लो कि मैक्सिमम हाइट u और थीटा पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी u और थीटा पर डिपेंड करेगा या किस तरह डिपेंड करेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये हमें पता करना है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता होता, अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता होता, इनिशियल वेलोसिटी पता ही है, एक्सेलरेशन इधर है नहीं, तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता होता तो हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और पता लगा लेते कि कितनी देर तक हवा में रहा। बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं रेंज, रेंज हमें अभी पता नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भी वर्टिकल मोशन को ही यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। तो कैसे वर्टिकल मोशन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ध्यान से समझना इस बात को कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा था, यानी जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उतनी देर में वर्टिकल मोशन किस तरह की हुई। तो जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में और राइट में, तो आधा मोशन इधर हुआ O से A तक, आधा मोशन इधर हुआ A से Q तक, ठीक है। तो आधे मोशन में क्या हुआ, B से, सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, B से लेकर A तक प्रोजेक्टाइल पहुंचा, फिर बाकी के आधे टाइम में A से लेकर B तक पहुंचा। क्योंकि ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, कि ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट तक अगर फेंका जाए, ऊपर अगर जाता है, तो जितना टाइम बॉटम से टॉप तक जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम टॉप से बॉटम तक आने में भी लगता है, एक बराबर टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यू वाई इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, टॉप तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी उसकी 0 हो गई और टाइम लगा मान लो t, सपोज t टाइम लगा, t टाइम यहाँ हम ले चुके हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको t डैश मान लेते हैं, ठीक है। t डैश, कैपिटल T डैश टाइम लगा B से A तक वर्टिकल मोशन में। तो अगर हम B से A तक वर्टिकल मोशन के लिए टाइम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकल मोशन को अगर देखें तो B से A जाता है, फिर बाकी के आधे में A से B भी आता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ B से A वर्टिकल मोशन के लिए टाइम निकालोगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम B से A के लिए टाइम निकाल लेते हैं t डैश,
फिर उसका डबल कर देंगे तो वही हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों डबल करेंगे समझ में आ गया होगा। तो ये काम कर लिया जाए, टी डैश निकाला जाए। टी डैश क्या है, बी से ए तक वर्टिकल मोशन में कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। थर्ड वाले में टाइम नहीं होता। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, हम देखेंगे हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल डेटा है कि नहीं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या इसको यूज़ करने के लिए टाइम निकालने के हमारे पास डेटा है, फाइनल वेलोसिटी वी वाई है, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई वो भी है, ए वाई एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो वी वाई तो ज़ीरो है, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम बी टू ए, एक साइड का लिख रहे हैं खाली, नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो वी वाई ज़ीरो हो गया, यू वाई हो गया यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ ही हमने प्लस वाई लिया है। तो ए वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, बट आवर चॉइस ऑफ एक्सिस सेज दैट पॉजिटिव वाई इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ए वाई इज माइनस जी, तो यहाँ हो गया माइनस जी टी। यहाँ पे यू वाई था, यू साइन था, टी नहीं होगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। और टी यहाँ पर हमने कितना लिया था, टी डैश, इसको टी डैश लिख देते हैं, टी डैश। तो टी डैश क्या चीज़ था, अभी डिस्कशन हुआ, ये आधा टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरा नहीं है। आधा टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों है, ये डिस्कशन ऑलरेडी हो गया। तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी डैश का डबल। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर तक फ्लाइट में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी विल बी डबल ऑफ टी डैश, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इसका डबल, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कितनी देर हवा में रहा ये भी पता चल गया। अब एक काम और कर लेते हैं कि जब u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पर फेंका तो कितनी दूर जाकर गिरा, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग की डिस्टेंस क्या है, ये भी जानने में इंटरेस्ट रहता है कि भाई हमने इतनी ज़ोर से फेंका था तो कहाँ तक जाके गिरेगा, ये भी पता कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेंज, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग का जो डिस्टेंस है ये, इसको कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कैपिटल आर सिंबल यूज़ कर लेंगे इसके लिए। तो ये है रेंज, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये काम अब आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल चुका है। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमें जानना है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पता कर लिया, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा, जहाँ था फाइनली वहीं पे गिरा, बट मैक्सिमम हाइट की अगर बात करो तो वो हम पता कर चुके हैं। तो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पता करना है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जितना था उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई हमें टाइम पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा टी, कैपिटल टी लिख लिया, बाद में उसकी वैल्यू लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, आर, ये हमें पता करना है। कितनी वेलोसिटी से इनिशियली चला था, यू कॉस थीटा वेलोसिटी से चला था। एक्सेलरेशन कितना था, ज़ीरो था, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो देख लो क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन यहाँ फिट बैठेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन फिट बैठेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन होता है सेकेंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s ये तो हमें पता करना है, r है, हमने मान लिया इसकी वैल्यू को, बट हमें पता करना है। तो r यू एक्स कितना है? u cos थीटा इंटू टी है। ठीक है, t की जगह पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे, क्योंकि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यही तो पता करना है, और ए एक्स तो ज़ीरो था। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं जो अभी हमने निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। u छूट गया है, यहाँ पर u लिख देते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब थोड़ा सा मामूली सा मैथमेटिक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और u मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये सब हो गया। तो अब r की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? देयरफॉर r इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो हमने जो मेन डिस्कशन था प्रोजेक्टाइल का वो कर लिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी ही पड़ सकती हैं वो हमने देख ली। तो हमने जो भी चीज़ें कैलकुलेट की हैं उनको अगर हम समराइज़ करें तो पता चलेगा कि सबके फार्मूला में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए फार्मूला सही से याद होना ज़रूरी है अगर फार्मूला यूज़ करना है तो। वैसे मेरा प्रेफरेंस ये रहता है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि फार्मूला को यूज़ नहीं किया जाए। कभी कभी कुछ केसेस में फार्मूला यूज़ करना फ़ायदेमंद रहता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर तुम फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो सॉल्व कैसे होगा? तो उसका आंसर है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्टली यूज़ होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग ट्रीट करो, वर्टिकल मोशन को अलग ट्रीट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होगा g। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्टाइल को किधर फेंका गया है और तुम्हारा चॉइस ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव y किधर था। ठीक है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पे g रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव वो तुम्हारे चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। बस तुम्हें दो बातें याद रखनी है, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या? वर्टिकल में g एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फार्मूला फिर भी लिख लेते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है जो फार्मूला बेस्ड होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट पहला चॉइस यही रखना कि फार्मूला यूज़ नहीं करना है। रेंज और मैक्सिमम हाइट हमने निकाली थी। मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने, वो आ गया था 2u साइन थीटा बाई जी। अब देख लो सारे फार्मूला जो हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो इनको याद रखना है प्रॉपरली। एक दो बार याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा याद करना और समझना दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ कर लो तो काम इजी हो जाता है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर तुम याद रखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने क्या किया था कि आधा टाइम निकाला फिर उसका डबल किया था। तो तुम याद कर लो कि इसमें शुरू में 2 होगा, ऐसे याद कर लो 2 होगा क्योंकि हमने डबल किया था 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट वाले में कैसे याद करोगे? तो अगर इसको देखो, अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो 2gh, तो 2gh और इधर u स्क्वायर, तो ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है उससे हमने हाइट निकाली थी। तो थर्ड इक्वेशन में क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ऐसे होता है। तो ये याद रख लो कि 2gh अगर
आ रहा है, हमने फार्मूला लिखा, और अगर इधर 2gh आ रहा है तो मतलब हमारा सही होगा, क्योंकि हमने थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट निकाला था। थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम नहीं होता, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आर की वैल्यू में क्या था कि टाइम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो याद ही रहेगी, यू कॉस थीटा है, बहुत इजी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा याद रहेगा। टाइम याद है 2u साइन थीटा। एक्सेलरेशन होता नहीं है तो डायरेक्ट वेलोसिटी में टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। देखो यू कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। टी था टाइम और यू कॉस थीटा थी, यू कॉस थीटा ये हमारी वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो समझने और रटने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिनसे समझ में आ जाएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।